नमस्कार साथियों, मैं हेमंत मीणा हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला पर आपका वेलकम करता हूं। अब हम पढ़ रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में अपने दो क्लास पढ़ लिए। दो क्लास में अपने क्या पढ़ा? पहली क्लास में अपने पढ़ा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। दूसरी क्लास में हमने प्लाज्मोलिसिस को देख लिया और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को देख लिया। अब हम बात करेंगे आज वाटर रिलेशन के बारे में। वाटर रिलेशन के बारे में बात करेंगे। वाटर रिलेशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी को आप अपने से कवर कर लीजिएगा, उसको निम्रा सुंडा से पढ़ लीजिए। इसमें बहुत अच्छा दे रखा है क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें याद करने की, कुछ चीज़ें समझाने होगी, उनको मैं एक दो क्लास लेके समझा दूंगा। और अपना इकोनॉमिक्स बचा हुआ है, इकोनॉमिक्स को मैंने समय में आपको पढ़ा देगी, उसके बाद अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिजियोलॉजी को अपन पढ़ते हैं। वाटर रिलेशन पढ़ने से पहले आपको एक चीज रह गई, इम्बिशन। इम्बिशन को पढ़ लेते हैं। इम्बिशन, इम्बिशन क्या होता है? इम्बिशन क्या होता है? इम्बिशन होता है जब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी सॉलिड मटेरियल के द्वारा। इम्बिशन का मतलब होता है जब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी सॉलिड मटेरियल के द्वारा, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, उसी को बोला जाता है इम्बिशन। इम्बिशन का मतलब है किसी भी सॉलिड मटेरियल जैसे लकड़ी हो गए और पानी को एब्जॉर्ब कर रही है तो वो क्या है? इम्बिशन हो रहा। ये इसका एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको बताया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देता हूं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय एनी सॉलिड मटेरियल। एनी सॉलिड मटेरियल मतलब कोई भी सॉलिड मटेरियल के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो इम्बिशन कहलाता है। इम्बिशन कहलाता है। अब इम्बिशन की रेट किस में ज्यादा होती है? रेट ऑफ इम्बिशन देख लेते हैं किस किस में ज्यादा होती है। रेट ऑफ इम्बिशन, रेट ऑफ इम्बिशन सबसे ज्यादा होती है अगार अगर में। अगर अगर बोल दो या फिर अगार अगर बोल दो, सबसे ज्यादा होती है रेट ऑफ इम्बिशन किसमें? अगार अगर में सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद में पेक्टिन में, किसमें होती है? पेक्टिन में। फिर होती है पेक्टिन में, उसके बाद होती है प्रोटीन में, प्रोटीन में। उसके बाद में होती है किसमें? स्टार्च में। फिर लास्ट में सेलुलोज। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा चार पांच चीजें, चार ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछ सकते हैं कि रेट ऑफ इम्बिशन सबसे इनमें से किसमें सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम होती है? तो किसमें होगी? अगार अगार में, दूसरे नंबर पेक्टिन में, फिर प्रोटीन में, फिर स्टार्च में, फिर सेलुलोज। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब सीड, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो सीड जर्मिनेशन होता है उसमें जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है किसके द्वारा होता है? इम्बिशन के द्वारा होता है। इम्बिशन के द्वारा होता है। ठीक है, सीड जर्मिनेशन में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है किसके द्वारा होता है? इम्बिशन के द्वारा होता है। तो यहाँ लिख देता हूं सीड जर्मिनेशन। आपको बस इतना ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है सीड जर्मिनेशन जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है किसके द्वारा होता है? सीड जर्मिनेशन वाटर एब्जॉर्प्शन बाय इम्बिशन। इम्बिशन, ये आपको ध्यान रखना है। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। वाटर रिलेशन को अपन आगे बढ़ेंगे। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन वाटर रिलेशन को आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा के वाटर रिलेशन को पढ़ते हैं। वाटर रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है वाटर रिलेशन? वाटर रिलेशन, अगला अपना टॉपिक क्या है? वाटर रिलेशन। अब पढ़ते हैं अपन वाटर रिलेशन के बारे में। वाटर रिलेशन में अपन को क्या पढ़ना है? किस किस टाइप से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, प्लांट वाटर को कैसे लेते हैं, ये सब अपन वाटर रिलेशन के इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लांट की जो जड़ें होती है वहां से पानी को एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो किसके द्वारा होता है? जो प्लांट होता है, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम मेरा अच्छा नहीं है, मैं प्लांट बना देता हूं। ये प्लांट है, इसको आप प्लांट मान लीजिए। ठीक है, अब इसकी जो जड़ें हैं, इसमें रूट हेयर है, रूट हेयर, रूट हेयर, इनके द्वारा पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। तो आपसे पूछा जाए कि प्लांट में जो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, किसके द्वारा होता है? तो वो होता है पहली बार रूट हेयर के द्वारा। रूट हेयर के द्वारा आपको याद रखना है। ठीक है, रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, वाटर एब्जॉर्प्शन।
ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा था? रूट हेयर के द्वारा था। अब ये रूट हेयर किसमें ज्यादा डेवलपमेंट होगी? किसमें ज्यादा डेवलपमेंट होगी? भाई जिसको पानी को, प्लांट को जो नीचे से जड़ों से लगता है, अब ऐसे प्लांट जिसमें पानी कम होता है उन जगहों पे, तो उन प्लांट में ज्यादा डेवलपमेंट होगी। तो जीरोफाइट जो प्लांट होते हैं उसमें रूट हेयर मोर डेवलपमेंट होती है। किसमें? जीरोफाइट प्लांट में। जीरोफाइट प्लांट, ऐसे प्लांट मरुस्थलीय प्लांट, जीरोफाइट प्लांट किसको बोला जाता है? जीरोफाइट प्लांट। जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं, मरुस्थलीय नहीं, जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनको बोला जाता है जीरोफाइट प्लांट। तो वहां पे मोर डेवलप होती है रूट हेयर। रूट हेयर मोर डेवलप, ज्यादा डेवलपमेंट होती है बाकी प्लांट की तुलना में। कहां पे? जीरोफाइट प्लांट में। और एब्सेंट होती है किसमें? अब यहाँ तो पानी को एडजस्ट करने की ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि वहां पानी कम रहता है रेगिस्तान में। तो जो रेगिस्तानी पौधे हैं उनमें ज्यादा डेवलपमेंट। और जो जलीय पौधे हैं, हाइड्रोफाइट प्लांट है, उनमें पानी एब्जॉर्प्शन करने की आवश्यकता नहीं, तो उनमें एब्सेंट होती है रूट हेयर। ठीक है, एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट प्लांट। हाइड्रोफाइट प्लांट क्या होता है? जो पानी में उगते हैं। एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स प्लांट। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है? रूट हेयर के द्वारा होता है। ठीक है, किस टाइप के प्लांट में रूट हेयर ज्यादा डेवलपमेंट होती है? जीरोफाइट प्लांट में। एब्सेंट किस में होती है? हाइड्रोफाइट प्लांट में। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वाटर का एब्जॉर्प्शन है, यहां देखता हूं वाटर एब्जॉर्प्शन दो टाइप से होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन दो टाइप से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। कौन कौन से टाइप है वो? एक तो एक्टिव और एक पैसिव। एक होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। क्या होता है एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन? एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब है जो प्लांट जो एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा उसको एनर्जी की आवश्यकता होगी। एनर्जी की आवश्यकता होगी मतलब एनर्जी मतलब एटीपी की आवश्यकता होगी। प्लांट को पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए एटीपी की आवश्यकता होगी या फिर कह सकते हैं एनर्जी की आवश्यकता होगी। वो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है जिसमें कोई एटीपी या फिर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और प्लांट में एनर्जी किससे मिलती है? एटीपी को बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पैसिव एब्जॉर्प्शन में नो एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एनर्जी की आवश्यकता होती है, एटीपी मान लो या फिर एनर्जी कह दो, उसकी द्वारा ही प्लांट एब्जॉर्प्शन वाटर का एब्जॉर्प्शन कर पाते हैं। और पैसिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अब जो प्लांट का एब्जॉर्प्शन है सबसे ज्यादा कौन सा होता है ये भी पूछा जाता है। प्लांट मोस्टली कौन टाइप का एब्जॉर्प्शन से वाटर एब्जॉर्ब करता है? पैसिव एब्जॉर्प्शन। कितना? 96%। प्लांट का जो 96% वाटर है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ओनली 4% कौन सा होता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट में। पैसिव एब्जॉर्प्शन 96% होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं तो वो पैसिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। एक्टिव एब्जॉर्प्शन केवल 4% एब्जॉर्ब करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों 4%? क्यों? प्लांट को भोजन बनाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो उसी के लिए एनर्जी मिलना मुश्किल होती है। तो क्या वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी कहां से लाएंगे? उसी के लिए पैसिव एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा प्लांट में होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में अपन आप पढ़ेंगे एसेंट ऑफ सेल, एसेंट ऑफ सेल शेप, एसेंट ऑफ सेल शेप। यहां पढ़ लेते हैं एसेंट ऑफ सेल शेप क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। एसेंट ऑफ सेल शेप क्या होता है? एसेंट ऑफ सेल शेप, एसेंट ऑफ सेल शेप ये क्या होता है? ये क्या चीज है? एसेंट ऑफ सेल शेप। ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है यहां से पानी को एब्जॉर्ब करके ऊपर की ओर जाता है। किसको फोर्स करके? जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगाता है, उसके बावजूद ही प्लांट में ऊपर की ओर पानी जाता है। तो इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एसेंट ऑफ सेल। इसी को बोला जाता है एसेंट ऑफ सेल, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। इसी को थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देता हूं, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम
बेस ऑफ ट्री, बेस ऑफ ट्री टू टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ ट्री। मतलब क्या हुआ, लाइन का मतलब क्या कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, प्लांट का वाटर ऊपर ही जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसके अगेंस्ट में वाटर ऊपर की ओर जाता है। तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम बेस है, यहाँ बेस है टॉप तक, टॉप ऑफ द ट्री, यही वहां लिखा है एसेंट ऑफ, इसी को बोला जाता है एसेंट ऑफ सेल्सियस। अब इसकी अलग अलग थ्योरी है, विटल थ्योरी है, रूट प्रेशर थ्योरी है, फिजिकल थ्योरी है। उन थ्योरी के बारे में जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी अपन क्या देखेंगे, उनका नाम देखेंगे, कौन सी थ्योरी किसने दी, वही पूछा जाता है। और अपन देखो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने में अपन को इसको 15 दिन भी चला सकते हैं, 20 दिन भी चला सकते हैं, लेकिन अपन को पढ़ना क्या है, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन्हीं चीजों को अपन कवर करेंगे। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आप ये नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे साइड में अपन क्या है, जो थ्योरी है एसेंट ऑफ सेल शेप की, वो कौन कौन से वैज्ञानिक ने दी है, कौन सी थ्योरी है, उनके सिर्फ नाम देखेंगे। नाम इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से पूछा जाएगा कौन सी थ्योरी कौन से वैज्ञानिक ने दी, और ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे तो कौन से सन में दी। इसके अलावा वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए अपन उसी पोर्शन को कवर करेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले विटल थ्योरी, वेटल थ्योरी, विटल थ्योरी। विटल थ्योरी किसने दी, विटल थ्योरी में रेले एंड क्लैम्ब्रिंग, रिले एंड क्लैम्ब्रिंग पंप थ्योरी, रिले एंड क्लैम्ब्रिंग पंप थ्योरी किसने दी, गोडलेवस्की ने, गोडलेवस्की। कब दी, 1884 में। ये आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, रिले एंड क्लैम्ब्रिंग पंप थ्योरी किसके द्वारा दी, गोडलेवस्की ने 1884 में। इतना आपको ध्यान रखना है इन थ्योरियों में, ये आपको याद रखना है। दूसरी थ्योरी पल्सेशन थ्योरी, पल्सेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई, पल्सेशन थ्योरी जेसी बोस के द्वारा, जेसी बोस के द्वारा, जेसी बोस के द्वारा। कब दी गई, 1923 में। कब दी गई, 1923 में। पल्सेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई, आपसे पूछा जाएगा कि पल्सेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो सर जेसी बोस के द्वारा, सर जेसी बोस के द्वारा दी गई 1923 में। ये आपको याद रखना है, जेसी बोस के द्वारा दी गई 1923 में। ठीक है, उसके बाद में है रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी ये किसके द्वारा दी गई, रूट प्रेशर थ्योरी किसके द्वारा दी गई, प्रिस्टले के द्वारा दी गई, प्रिस्टले, प्रिस्टले किसके द्वारा दी गई, प्रिस्टले के द्वारा दी गई। कब दी गई, 1727 में, 1727 में दी गई प्रिस्टले के द्वारा। लेकिन जो रूट प्रेशर जो टर्म है वो किसने दिया, स्टेफन हॉल्स ने। टर्म किसने दिया, स्टेफन हॉल्स। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, स्टेफन हॉल्स को फादर ऑफ फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के फादर कौन है, स्टेफन हॉल्स। और इन्हें रूट प्रेशर थ्योरी दी थी। ये आप साइड का नोट डाउन कर लेना, मैं इधर वाला मिटा रहा हूं, ये वाला मैं क्लियर कर रहा हूं, आप उस साइड का नोट डाउन कर लेना। आपको थ्योरी के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ना, आपको बस पता होना चाहिए कौन सी थ्योरी कौन से वैज्ञानिक ने दी और कब दी है, ये आपको पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को अपन कवर करेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको अपन कवर नहीं करेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास कि फालतू चीजों को अपन पढ़े। सिलेबस बहुत बड़ा है, सीसेट भी कवर करना है, सब कुछ आपको देखना है। ठीक है, रूट प्रेशर थ्योरी किसके द्वारा दी गई, प्रिस्टले के द्वारा टर्म दिया स्टेफन हॉल्स ने। और रूट प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, मेजर किया जाता है मैनोमीटर से, मैनोमीटर, ये भी याद रखना है। रूट प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है, मैनोमीटर से रूट प्रेशर को मेजर किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं फिजिकल थ्योरी, फिजिकल थ्योरी, फिजिकल थ्योरी। फिजिकल थ्योरी में कौन कौन सी थ्योरी है, कैपिलरी थ्योरी, पहली है कैपिलरी थ्योरी, किसके द्वारा दी गई, बोहेम के द्वारा,
बोहेम के द्वारा दी गई। कब दी गई? 1809 में। 1809 आपसे पूछा जाएगा कैपिलरी थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो बोहेम के द्वारा दी गई 1809 में। अब देखते हैं इम्बिशनल थ्योरी, दूसरी इम्बिशनल थ्योरी। इम्बिशनल थ्योरी ये किसने दी? ये दी सेच ने दी 1878 में। 1878 में सेच ने दी। ठीक है, आपको याद रखना इम्बिशनल थ्योरी किसके द्वारा दी गई? सेच के द्वारा। कैपिलरी थ्योरी किसके द्वारा दी गई? बोहेम के द्वारा 1809 में। आपको बस इतना याद रखना है, इनके अंदर आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरी है, इंपॉर्टेंट है, कोहेशन एंड एडेशन। कोहेशन एंड एडेशन थ्योरी, या फिर इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। इसी को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ये किसके द्वारा दी गई? डिक्सन और जोली के द्वारा। किसके द्वारा दी गई? डिक्सन और जोली के द्वारा। डिक्सन एंड जोली, यहां से क्वेश्चन आ चुका है। डिक्सन और जोली के द्वारा दी गई 1894 में, 1894 में दी गई। कौन सी थ्योरी? कोहेशन एडेशन थ्योरी कह दो या फिर ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। डिक्सन और जोली के द्वारा दी गई 1894 में। और ये सबसे ज्यादा दिस थ्योरी मोस्टली एक्सेप्टेड, सबसे जो ज्यादा एक्सेप्ट की गई थ्योरी वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए वो यही थ्योरी है। कौन सी? कोहेशन एडेशन थ्योरी या फिर ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, जो डिक्सन और जोली के द्वारा दी गई। और यहां से क्वेश्चन आ चुका है, दिस थ्योरी मोस्टली एक्सेप्टेड, मोस्टली एक्सेप्टेड। तो ये भी आपको याद रखना है, ये थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की गई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप अपना नोट डाउन कीजिए। वाटर रिलेशन अपना खत्म हो गया है, आप इसको नोट डाउन कीजिए। और इतना ही आपको याद रखना है, ज्यादा आपको लफड़े में नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोई चीज समझ नहीं आए तो आप पूछ लेना, ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो को अपन अगर दूसरा टॉपिक साथ में उठा लिया, मान लो ट्रांसपिरेशन उठा लिया, फोटोसिंथेसिस उठा लिया, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, 1 घंटे के लगभग चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और ये चीजें बोर करने वाली है, ये चीजें बोर करने वाली है, प्लांट फिजियोलॉजी बोर करने वाली है। इसलिए अपन जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीजों को देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।